नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन ईएमडब्ल्यू इन फ्री स्पेस। ठीक है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, और कहाँ पे? फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, फ्री स्पेस मतलब निर्वात के अंदर। निर्वात के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसका संचरण होता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश की तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक भाग होता है जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी जो इस टॉपिक के अंदर जो है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, और इसका कौन सा भाग हम देख रहे हैं? दृश्य प्रकाश की बात यदि हम करें, ठीक है, या फिर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इसके अंदर जो अलग अलग तरंगे आती है, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, उन सभी की बात करें तो उनका जो वेग होता है, ठीक है, जो वेग का मान होता है, वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है जिसको हम सी बोलते हैं, और उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वैल्यू होती है वेलोसिटी की, लाइट की स्पीड जिसे हम कहते हैं, प्रकाश की चाल, ये होती है, वही विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की स्पीड हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, और किसकी सहायता से? मैक्सवेल की इक्वेशंस की सहायता से। ठीक है, जो मैक्सवेल की समीकरण हैं उनकी सहायता से हम जो है प्रकाश के वेग की गणना करेंगे। मैक्सवेल की जो समीकरण है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। ठीक है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी कि प्रकाश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बना है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की जो समीकरण मैक्सवेल के द्वारा दी गई है उनकी सहायता से हम ये रिजल्ट प्राप्त करेंगे कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रूफ करेंगे आज हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखना है, सबसे पहले हम लिख देंगे मैक्सवेल की समीकरण। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन आर, मैक्सवेल की समीकरण लिख रहे हैं हम सबसे पहले। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारी होती है डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0। ठीक है, तीसरी समीकरण हमारी होती है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। और चौथी समीकरण हमारी होती है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, ये जो है चार समीकरण हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ भी म्यू जीरो आएगा, म्यू जीरो यहाँ पे भी आएगा, और यदि हम म्यू जीरो को हटा दें तो ये कर्ल ऑफ एच लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल डी अपॉन डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो ये चार जो है मैक्सवेल की समीकरणें होती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने। अब देखना इधर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो फ्री स्पेस के अंदर, कहाँ पे है? फ्री स्पेस के अंदर है। ठीक है, तो फ्री स्पेस के अंदर है तो उस समय क्या होगा? जो चार्ज डेंसिटी है रो, उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। ठीक है, और क्या चेंज होगा? इस समीकरण में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बी की जगह म्यू जीरो एच लिख सकते हैं। ठीक है, देखना इधर, फ्री स्पेस की यदि हम बात करें तो फ्री स्पेस के अंदर एक तो रो का मान 0 हो जाता है, कोई चार्ज नहीं फ्री स्पेस के अंदर। करंट डेंसिटी 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, डेंसिटी करंट डेंसिटी 0, ये दो चीज तो 0 हो जाती है। और जो डी का मान है वो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा? म्यू जीरो इनटू एच हो जाता है। ठीक है, म्यू जीरो जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर हम मैक्सवेल की समीकरण लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 0
और बी की जगह क्या लिखेंगे, म्यू जीरो इंटू एच, तो म्यू जीरो उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या है, माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू जीरो, तो ये हो गया माइनस का म्यू जीरो डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जे का मान जीरो हो गया। ठीक है, डी की जगह क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट और डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल डी अपॉन डेल टी बचेगा और डी की जगह हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख दिया। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखना इधर, यहाँ पर हम इन चारों इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी, और इन चारों को मिला के हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखना आगे हम सोल्व कर रहे हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 3 है, सी है, ठीक है, उसका कर्ल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कर्ल, तो टेकिंग कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 1c, जो इक्वेशन नंबर 1c है, मतलब ये वाली समीकरण है, उसका हम कर्ल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कर्ल ले रहे हैं। ठीक है, तो लेकर देखते हैं, अभी देखना इधर, कर्ल लेना है तो कर्ल ले लिया, डेल क्रॉस मतलब कर्ल, और आगे क्या है ये, डेल क्रॉस ई कर दिया हमने, जो है वो लिख दिया डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट और डेल बाय डेल टी ऑफ, अब ये जो एच है उस एच के आगे हम कर्ल लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ल दोनों साइड लेना है, इधर ले लिया ये कर्ल और यहाँ पे ले लिया ये रहा कर्ल, कर्ल मतलब डेल क्रॉस ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो आगे, आगे जो है हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, तो डेल क्रॉस ऑफ ए बराबर क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए होता है उसको हम डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब ई है यहाँ पे, माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ई बराबर माइनस का म्यू नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ, अब देखो एक और चीज, ये जो कर्ल ऑफ एच है, कर्ल ऑफ एच की जगह हम इक्वेशन नंबर 1d का यूज करेंगे, तो कर्ल ऑफ एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एच की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई अपॉन डेल टी, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया, कर्ल ऑफ एच का मान एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी होता है, जो हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखो आगे सोल्व करते हैं, देखो डाइवर्जेंस ऑफ ई का मान क्या है, जीरो। ठीक है, इधर देखना, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर क्या है, जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मान पूरा ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, डेल स्क्वायर ऑफ ई माइनस का इज इक्वल टू इधर माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आगे आ जाएगा। ठीक है, और डेल बाय डेल टी ऑफ डेल ई अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, डेल टू ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये समीकरण आ गया हमारे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास समीकरण क्या आई, डेल स्क्वायर ऑफ ई, और इस पूरे को माइनस से माइनस हट गया अपना। ठीक है, माइनस से माइनस हट गया, ये पूरा इधर भी ले आओ, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर और बराबर जीरो। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो जिस प्रकार से हमने 1c का कर्ल लेके ये इक्वेशन निकाली है, ठीक उसी प्रकार से दूसरी स्टेप में हम ये जो 1d है, ये वाली जो इक्वेशन है उसका वापस से कर्ल ले, इसका कर्ल ले रहे हैं हम। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सी, डी वाली, 1D लिख देंगे इसको हम, ठीक है। 1D का कर्ल लेंगे तो क्या होगा देखो, कर्ल ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ ई की जगह क्या लिख देंगे हम, कर्ल ऑफ ई लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, कर्ल ऑफ ई लिख दिया। अब देखना आगे सोल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। इधर देखो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एच माइनस डेल स्क्वायर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ। अब देखो वापस एक और चीज, यहाँ पे कर्ल ऑफ ई है, जैसे यहाँ पे कर्ल ऑफ एच आ रहा था तो कर्ल ऑफ एच का मान यहाँ से हमने यहाँ पुट कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से कर्ल ऑफ ई जो है, इस कर्ल ऑफ ई का मान ये माइनस का म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा देखो, कर्ल ऑफ ई का मान क्या है, माइनस का म्यू जीरो डेल एच अपॉन डेल टी, यहाँ पे लिख रहे हैं हम माइनस का म्यू जीरो डेल एच अपॉन डेल टी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब आगे सोल्व करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एच बाय इक्वेशन नंबर 1B, डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू क्या है, 0, तो ये क्या हो गया 0। हमारे पास क्या बचा, माइनस का डेल स्क्वायर ऑफ एच इज इक्वल टू, ये माइनस म्यू नॉट आगे आ जाएगा तो माइनस का म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट और डेल बाय डेल टी ऑफ डेल एच अपॉन डेल टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो डेल टू एच अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, माइनस से माइनस कट गया, उसके बाद हमने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो ये टर्म इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया ये डेल स्क्वायर ऑफ एच माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच अपॉन डेल टी का स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन फाइंड आउट की है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक उसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन है हमारी डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो दोनों ही समीकरण सिमिलर है, दोनों इक्वेशन सिमिलर है, ठीक है, एक जैसी है। यहाँ पे ई है तो ई की जगह पे यहाँ पे इस समीकरण में एच है, ठीक है। तो एक जो है इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है, दूसरी इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में है, ठीक है। अब देखना इन दोनों समीकरण की सहायता से हम जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखना इन जनरल 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने कि जो तरंग होती है, कोई भी तरंग होती है उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। जो वेव होती है तरंग वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन जनरल वेव इक्वेशन, इन जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से होती है डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर वो जो है अपनी वेव वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ एक्स लिखते हैं, वाई डायरेक्शन में जा रही है तो वाई, और जेड डायरेक्शन में तो जेड लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं, हमने आर ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, और डेल टू साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टाइप की समीकरण देखी होगी तुमने, ठीक है। ये वेव इक्वेशन होती है, किसी भी तरंग का अवकलन समीकरण होता है। साई जो है यहाँ पे वेव फंक्शन है, साई की जगह कुछ भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है फलन, तो डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर और डेल टू साई अपॉन डेल टू टी स्क्वायर। एक जगह आर आता है तो दूसरी जगह क्या आता है
टी आता है। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल टू अपॉन डेल आर स्क्वायर को। तो डेल स्क्वायर साई माइनस 1/v² और डेल स्क्वायर नहीं, या तो टी है ना, तो डेल टू साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब देखना इधर, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 को देखो और इक्वेशन नंबर 4 को देखो। तीनों को देखो और कंपेयर करना है, हमें क्या करना है, कंपेयर। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर ई है, यहाँ पे डेल स्क्वायर एस है, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई है, कोई वेव फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है और इधर माइनस है, यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या है 1/v² है। ठीक है, उसके बाद इधर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, इधर डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, इधर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, 3rd एंड 4th, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण और चौथी समीकरण जो है हमारे पास, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखना इधर, यहाँ पे हमको ये देखना, सेकेंड टर्म के अंदर देखना, माइनस के आगे क्या है, यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो माइनस का 1/v²। तो कुल मिला के चाहे इन दोनों को कंपेयर करो या फिर इन दोनों को कंपेयर करो, हमको एक वैल्यू प्राप्त हो रही, एक रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे 1/v² का जो मान है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, तो 1/v² म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। आगे जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, v² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा ही होगा, यहाँ पे ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद यदि हमें चाहिए v का मान, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये देखो v का मान आ गया। ठीक है, v का मान आ गया, v मतलब स्पीड। ठीक है, क्या है ये, स्पीड है। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है ये स्पीड है, स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो। अब आगे देखना, हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। ठीक है, म्यू नॉट को हम निर्वात या हवा की चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, वी नो दैट म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 4 × 10⁻⁷, और जो भी यूनिट है वो यूनिट लिख देते हैं हम पीछे। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है, जिसे हम निर्वात या हवा की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 यूनिट। ठीक है, जो भी मात्रक है वो लिख देंगे पीछे। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमको v का मान प्राप्त हो जाएगा। v यानी कि स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो देखना इधर, तो v बराबर हो जाएगा 1/√, म्यू नॉट का मान लिख रहा हूं मैं, 4 × 10⁻⁷ इंटू 8.85 × 10⁻²। ठीक है, पाई का मान लिख देंगे 3.14। ठीक है, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद इसको पूरे को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त होगी, अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, 2.998 ऐसा कुछ आएगा, तो हमने उसको अप्रोक्स 3 लिख दिया। तो वेलोसिटी, स्पीड बोलो क्या हो गई, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है या दृश्य प्रकाश है, लाइट है, उसकी स्पीड यही होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने मैक्सवेल की जो समीकरण है उनका यूज किया है, और उनका यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाल दी है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है तुम्हारा, कि मैक्सवेल की समीकरण की सहायता से विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग
या बोलो या अगर चाल बोले तो भी ठीक है। ठीक है, उसका मान हमें ज्ञात किया है हमने। अब इसके बाद देखना, इसके बाद जो है हमें जो है प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि ये जो है इसके अंदर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और तीसरा है एक डायरेक्शन है वेव की। ये तीनों चीजें जो है वो क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ये हम प्रूफ करेंगे जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इधर देखना, जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक जो है संरचना कैसी होती है वो बनाना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। यदि इसको एक्स डायरेक्शन माना हमने, ये वाई डायरेक्शन, और ये क्या हो गई, जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। डायरेक्शन क्या है इसकी, कौन से प्लेन में, ये जेड प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, जेड प्लेन के अंदर ये लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। इधर देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये एच वेक्टर या बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन इधर ऐसे है, एक्स डायरेक्शन, उसके अंदर उस एक्स डायरेक्शन के प्लेन के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो लाई कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो जो है वो जेड डायरेक्शन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है और वो स्पेस के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर जो है प्रोपोगेट करती है, संचरण करती है। अभी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वाई डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है। वेव जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है वही दिशा तरंग संचरण नियतांक की होती है। तरंग संचरण नियतांक तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखना इधर, तो कुछ इस प्रकार से है, 3D के अंदर वेव मूव कर रही है। ठीक है, फ्री स्पेस के अंदर, तो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, और तरंग संचरण नियतांक वाई डायरेक्शन में। तो तीनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसको बोलते हैं कि ये एक ट्रांसवर्स नेचर की तरंग है, मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत, लंबवत सिंपल सा मतलब। एक होता है अनुदैर्घ्य मतलब अनुदिश, और एक होता है लंबवत ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स माना जाता है, यानी कि अनुप्रस्थ माना जाता है। ये तो हमने यहाँ पे चित्र से बता दिया। अब हमें ये जो है वेरीफाई भी करना है मैथमेटिकली, यही जो मैक्सवेल की इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका उपयोग करते हुए हम इसको प्रूफ भी
करेंगे आगे।